महारानी दुर्गावती जी के बारे में जो इतिहास के पन्नों में पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि प्रशासनिक दृष्टि से और अपने राजपाट को बचाने के लिए इतना बहादुरी का काम, इतना बहादुर कोई भी रानी उस समय इतिहास के पन्नों में नहीं दिखाई देती है। और इस भारत की धरती ने बड़े ही बहादुर महिलाओं को जन्म दिया है। रानी लक्ष्मीबाई हों, महारानी दुर्गावती हों, या हर समाज में, पासी समाज में हैं, हर समाज से कहीं ना कहीं बहुत बहादुर महिलाएं निकली हैं। आज जब हम बलिदान दिवस याद कर रहे हैं उन्हें, तो ये हम लोगों ने तय किया है कि लखनऊ में यही रिवर फ्रंट जो सबसे सुंदर जगह बनने जा रही है, आने वाले समय में देश की सबसे अच्छी जगह अगर कोई दिखाई देगी तो वो लखनऊ का रिवर फ्रंट होगा। और उसी में महारानी दुर्गावती जी का सोने की प्रतिमा लगाने का काम हम समाजवादी सरकार में करेंगे। और इधर रुचि हमारी और इसलिए भी बढ़ गई सोने के प्रति। आज का जिन्होंने अखबार पढ़ा होगा या अखबार देखा होगा वो जानते होंगे, अब तो सोना भारत में ही मिलने लगेगा। तो जब भारत में सोना मिलेगा तो हमारे लिए और आसानी होगी, सरकार को खरीदने में और सस्ता मिल जाएगा। इसलिए पहले भी जो हम लोगों ने कहा है, जिन महापुरुषों को या जिन महारानी देवियों के बारे में जिन्होंने पीडीए के समाज के, बहुजन समाज के लिए समय समय संघर्ष किया है, उन सबको हम लोग रिवर फ्रंट पे सम्मान दिलाने का काम करेंगे। वहीं ए का मतलब तो हम और आप सब लोग जानते ही हैं। ए का मतलब जहां आधी आबादी है, अल्पसंख्यक मुसलमान भाई हैं या क्रिश्चियन हैं या पारसी हैं या और हैं, वहीं ए का मतलब हमारे आदिवासी भाई बहन भी हैं। तो पीडीए में ए मतलब हमारे आदिवासी भाई हैं। उनके हक और सम्मान के लिए लगातार समाजवादी पार्टी काम करेगी। उनकी जनगणना करा करके उनकी आबादी कितनी है, समाज में उनकी संख्या कितनी है, उनकी आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान नहीं मिल रहा है। समाजवादी सरकार बनने पर हम अपने सभी आदिवासी भाइयों को आबादी के हिसाब से हक और सम्मान दिलाने का काम करेंगे और उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम होगा। उनकी जो प्रमुख मांगे थीं, गौर समाज का प्रमाण पत्र, मैंने कहा कि जिस तरह एम्बुलेंस पहुंचती है उनके गांव में या पुलिस के लिए व्यवस्था की थी, उसी तरह व्यवस्था करेंगे कि अधिकारी उनके गांव में जाएंगे, उनके प्रमाण पत्र बनेंगे, उन्हें ऑफिसों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, किसी बिचौलिए का चक्कर काटना नहीं पड़ेगा। उनके गांव में उनके घर बैठ करके समाजवादी सरकार में अधिकारी प्रमाण पत्र बनाने का काम करेंगे। प्रदेश में आदिवासी समाज की जो हत्याएं हुई हैं, उनके समाज और परिवार के लोग अगर सीबीआई की जांच मांग करेंगे तो हम उनके न्याय दिलाने के लिए उनका सीबीआई जांच कराने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ जो गरीब बेगुनाह लोगों की हत्या हुई है, उनकी हम आर्थिक मदद उन परिवारों को करने का काम करेंगे। वन अधिकार कानून के तहत जल, जंगल, जमीन पर आदिवासी अनुसूचित जनजाति का अधिकार होगा। सरकार बनने पर आदिवासियों को आवास दिया जाएगा। लोही आवास से उन्हें जोड़ करके, और लोही आवास में ये व्यवस्था थी कि सोलर पैनल लगा करके उनके पंखे, एलईडी बल्ब, चार्जिंग की चीजें सब फ्री होंगी, इनको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। हम लोग लोही आवास देकर के उनको पक्का घर देने का काम भी करेंगे। अनुसूचित जनजाति आयोग का उत्तर प्रदेश में अलग से गठन किया जाएगा और उन्हें अधिकार भी देने का काम होगा। सभी सरकारी टेंडरों में अनुसूचित जनजाति को 2% आरक्षण दिया जाएगा और उनके नौजवानों को काम करने के लिए अगर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उस ट्रेनिंग को करा करके उनको काम और रोजगार से जोड़ने का काम समाजवादी सरकार में होगा। गौड़ आदिवासी वीरांगना महारानी दुर्गावती के सोने की भव्य मूर्ति का बनाने का काम रिवर फ्रंट में होगा, जो मैं पहले ही कह चुका हूं।
अखिल भारतीय गौड़ महासभा का लखनऊ में एक पीडीए भवन भी होगा, हॉस्टल होगा, जिसमें दूर दराज से जो बच्चे अगर पढ़ना चाहेंगे उनके पढ़ने और रहने की और खाना भी फ्री उपलब्ध कराया जाएगा। गौड़, धुरिया जाति व खरवार जाति को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कोल व मुसर जाति को भी आबादी के हिसाब से हक और अधिकार दिया जाएगा। सरकार बनने पर आदिवासी बहुल्य के लिए अलग से थाना बनाया जाएगा और उस थाने में एसओसीओ भी उनकी जाति के होंगे, जिससे उन्हें न्याय मिल सके, उनके साथ अन्याय ना हो सके। आदिवासियों की प्रॉपर्टी को नहीं बेचने दिया जाएगा। सरकार बनने पर केजी से पीजी तक पूरी पढ़ाई फ्री होगी और इनको लैपटॉप भी दिया जाएगा पढ़ाई में आगे मदद करने के लिए। और अगर विदेश भी मेधावी छात्र पढ़ने जाना चाहेंगे तो उनको विदेश जाने के लिए भी सुविधा देने का काम सरकार में होगा। है? अरे यहां अच्छा लगता है। वहां बैठे कर देंगे हमें। हैं? पहले अपना तय कर लो। ठीक है, यहाँ ठीक है। आधे सवाल यहाँ, आधे वहां, सीनियर यहाँ, जूनियर वहां। पूछिए। कहां से? ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। सर, ये जो अयोध्या में जो फंड की चोरी हुई है डोनेशन की, इसमें जो एसआईटी की रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि कलेक्शन, स्टोरेज और जो सबमिशन था डोनेशन फंड का, उसमें जो प्रोसीजर था वो ठीक नहीं था, तो इसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स मानते हैं, फेलियर? आपको क्या लगता है? आप पूछना क्या चाहते हो? Do you see it as an administrative failure? What do you see then? What you see? एसआईटी का मतलब क्या है? शेयर इन थेफ्ट है क्या? भाई एसआईटी का मतलब क्या हुआ? शेयर इन थेफ्ट या और कुछ बोले हम? बाकी एलेबोरेट आपके लिए है? या ये हम कहें सेंड इन ट्रस्ट? शेयर इन थेफ्ट या कहें सेंड इन ट्रस्ट? ये महापाप हुआ है और आस्था से खिलवाड़ हुई है। पूरे प्रदेश और देश का जो चढ़ावा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चढ़ावा था, और हमारे सनातनी परंपराओं पे प्रश्न लगे हैं। ये बहुत सेंसिटिव है, इशू बहुत सेंसिटिव है, और इशू इसलिए सेंसिटिव है कि आस्था से जुड़ा हुआ है। और अभी तो आपकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, चैनलों की। सवाल विपक्ष की क्रेडिबिलिटी का नहीं है। ये तो अभी दाना गाना वाले और ये कब तक चलेगा फंसाना वाले, इनकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। अगर ये सवाल आप पूछ रहे हैं मुझसे, तो आपकी भी क्रेडिबिलिटी बनती है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं इसमें। आप भी तो लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं, आपकी भी तो जिम्मेदारी है। और हमें उम्मीद है जिस तरीके से पत्रकार साथी और कुछ चैनल भेदभाव करते विपक्ष के लोगों के साथ, कम से कम आस्था और सनातनी परंपरा से भेदभाव नहीं करेंगे, उसे कम से कम सच्चाई सामने लाने का काम करेंगे। अलीगंज में जो अग्निकांड हुआ है, 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, किसी भी बड़े अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। छोटे कर्मचारियों और इंजीनियरों पर कार्रवाई करके, संस्तुति करके मामले को टाला जा रहा है। जो पोस्टर नहीं थे, जो रिटायर थे, उनके ऊपर कार्रवाइयां होंगी, लेकिन किसी आईएएस और पीसीएस का नाम नहीं लिया गया। जो जोनल है या जो वर्तमान में उपाध्यक्ष है या जो पूर्व में उपाध्यक्ष रहे, किसी का भी नाम नहीं आया था। क्या करना? पहले तो अयोध्या से सीधे चले गए अलीगंज।
अलीगंज का भी नाम बदल दो। तो पहले ये तय कर लो, हमारे पत्रकार साथी विषय में भागो मत। आदिवासी भाई बहनों की बात हमने कह दी कि उनको हक और सम्मान दिलाएंगे, उनके शिक्षा का स्तर बेहतर करेंगे, उनको सम्मान के साथ साथ राजनीतिक सम्मान भी देंगे, राजनीतिक स्थान भी उन्हें मिले, तो उनका समाज एक साथ आगे बढ़ने का काम करेगा। और 10 साल में उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ। जो आदिवासी अपने हर परंपरा पे गर्व करते हैं, उन्हें वनवासी बना दिया, वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और जो भावनात्मक उनका जुड़ाव था जंगल से, जमीन से, जल से, जल जंगल जमीन से, जो उनका भावनात्मक लगाव था, उससे भी छेड़खानी कर रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम, और हमारी धरती मां है, सोचो धरती मां के साथ क्या कर रहे हैं खिलवाड़। करोड़ों पेड़ लगाने वाले, दावा करने वाले लोग जमीनी को बेच दे रहे हैं और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लाखों लाख एकड़ जमीनें न जाने किसको दी जा रही हैं, इन्वेस्टमेंट के बहाने। अब आप बताइए, बेंगलोर जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने। ये बेंगलोर इसलिए जा रहे हैं कि इन्हें पता लग गया है कि समाजवादियों को रामेश्वरम कैफे का डोसा, इडली वड़ा, केसरी बात बहुत अच्छा लगता है। ये डोसा खाने जा रहे हैं। जब सरकार जानी है, चुनाव नवंबर में होने हैं, तब इन्वेस्टमेंट कौन लेके आएगा? ये जमीन बेचने वाले लोग, जंगल को खत्म करने वाले लोग, वो क्या इन्वेस्टमेंट लेकर के आएंगे? और इन्वेस्टमेंट आया होता तो नौकरी रोजगार मिलते। कहां है नौकरी रोजगार? और हमें दुख है इस बात का कि अलीगंज में जो घटना हुई है, सब बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। क्योंकि जब अखबारों की रिपोर्ट और लोगों से जानकारी हासिल करते हैं, अगर समय पे पुलिस प्रशासन, सरकार ने सुरक्षा नियमों का पालन करवाया होता, तो ज्यादातर बच्चों की और वहां जिन्होंने जान खोई, सबकी जान बचाई जा सकती थी। जो हादसा हुआ है कोई सामान्य हादसा नहीं है। अगर सरकार पहले ही जाग जाती, जब पहले हादसा हुए हैं, लखनऊ में कोई पहला हादसा नहीं हुआ है, इनके महाकुंभ में न जाने कितनी बार आग लगी, कुंभ के बाद और उसके पहले भी यहीं पर हजरतगंज में एक होटल में आग लगी थी। और याद कीजिए, उस समय के अखबार पढ़िए, मैंने उठा करके मंगाए थे। जब होटल में आग लगी तो सरकार ने क्या कहा था? 24 घंटे के अंदर इस पर बुलडोजर चल जाएगा। क्योंकि उनका अपना होटल था, इसलिए बुलडोजर नहीं चला। गरीबों को उजाड़ने के लिए आग लग गई कि लगा दी गई, क्या सरकार ने वहां सबक नहीं सीखा? और जो सरकार अकबर नगर के हजारों लोगों को हटा सकती है, किस कानून के अंदर हटा सकती है? तो 10 साल में ये सरकार कर क्या रही थी? सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार ने जिम्मेदारी नहीं निभाई और सही समय पर चीजें हो गई होती तो बहुत सारे बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। मुझे याद है, जिस समय डायल 100 बनाया गया था, कोशिश की गई थी और व्यवस्था ये थी उस डायल 100 में, आप लोग जानकारी करिएगा कि जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो सब उस पर आ जाएंगी, चाहे वो फायर को लेकर के हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, फायर इमरजेंसी हो या पुलिस की इमरजेंसी हो, वो सभी की सभी उसी नंबर पे आ जाएंगी। लेकिन इस सरकार ने डायल 100 बर्बाद हो जाए, और अगर डायल 100 और इमरजेंसी सर्विस एक साथ होती और एक साथ एक्शन लेती, सुना है फोन मिलाते रहे लोग, पहले तो फोन नहीं उठाया और फोन उठा भी तो कह दिया कि हम ये काम नहीं कर सकते, हम नहीं पहुंच सकते इतनी जल्दी। जबकि डायल 100 और इमरजेंसी सर्विसेज का समाजवादी सरकार में फैसला यह था कि 3 मिनट और 5 मिनट में वहां पर इमरजेंसी सर्विस पहुंचेगी। आप सोचिए, इनको दीवार तोड़ने के लिए इक्विपमेंट नहीं है इनके पास। सोचिए आप, दावा करते हैं हम अमृत काल में विकसित भारत बन जाएंगे और एक दीवार तोड़ने के लिए हथौड़ा नहीं चला पा रहे। दीवार काटने के लिए इनके पास मशीन नहीं, अगर होगी भी
तो हो सकता है इन्होंने उसमें भी भ्रष्टाचार किया हो, इसलिए मशीन नहीं थी या कोई ऐसा नहीं था। दीवार काट करके अगर छत से समय पर दीवार काट दी जाती तो शायद बहुत से बच्चों की जान बच जाती। क्योंकि जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं या डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें यह है कि फायर से ज्यादा दम घुटने से लोगों की जान चली गई। अगर दीवार तोड़ी गई होती छतों से तो बहुत से बच्चों की जान बच जाती, लेकिन फायर और उनके लोग गए नहीं। बच्चे अपने घर वालों से मोबाइल पे बात करते रहे, वीडियो कॉल करते रहे, आओ बचा लो आकर के हमें। सरकार सोती रही, जागी नहीं, और उसका परिणाम हुआ कि हमारे इतने बच्चों की जान चली गई। याद रखिएगा, हर दुख से बड़ा दुख अपने बच्चे के खोने का होता है, उससे बड़ा दुख कोई नहीं होता है। जो बच्चे खोने का दुख है उससे बड़ा दुख कोई नहीं होता। और सरकार मदद के नाम पे क्या कर रही है, और जो केवल अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए जी रहे हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? सरकार के लोगों से क्या उम्मीद करोगे आप? और सच्चाई तो यह है, बच्चों का दुख परिवार वाले ही समझ सकते हैं। और जिस तरह के लोग नाटकीय आंसू बहा रहे थे, कैमरा दिखाई दे गया तो आंसू आ गए, कैमरा बंद तो आंसू बंद, ये दिखावटी आंसू। हम और आप सब लोग जानते हैं कैमरा ऑन होते ही आंसू आते थे। और क्या अपने चैनलों से क्या कहलवा रहे हो? उन चैनलों को डूब के मर जाना चाहिए। 2016 की कहानी बता रहे हैं। उन चैनलों के लोग भी यहां बैठे, शर्म से उन्हें सर झुक जाना चाहिए। उनको उनसे पूछना चाहिए 11 साल से सरकार नहीं है क्या उनकी? चैनल में भी लगता बिके हुए लोग बैठे हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं बच्चों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों की मदद हो, और जांच हो, सुरक्षा नियमों के पालन हो, जिससे कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो सके। और कभी सोचे, जो सरकार में फैसला लेते हैं, कि कभी वो उन परिस्थिति में फंस जाए तो वो क्या फैसला लेंगे, कैसे निकलेंगे, कैसे बचेंगे। जब तक अपने खोए का दुख नहीं आएगा तब तक शायद काम नहीं होगा। और अधिकारी भी कितने होशियार हैं, जिन अधिकारियों की जेब गर्म होती है, जेब भरी जाती है, वो मुख्यमंत्री जी को वहां ले गए और उन्हें फेस बना दिया। अब वो जाने, उनके अधिकारी जाने, खासम खास अधिकारी। अगर कोई दोषी है तो वो अधिकारी, और सरकार, और खुद सरकार दोषी है उसके लिए। दिखावटी आंसू तभी निकलते हैं जब कैमरा सामने होता है। आपने खुद देखा होगा ये बात। तो ये आपको कहना चाहिए कि कैमरा होता है तो आंसू आते हैं। मैं तो केवल इतना कहूंगा, शीशे के घर में रहने वाले लोग दूसरों में शीशे पत्थर न फेंकें। क्या लगता है अध्यक्ष जी कि बड़े अधिकारियों पे और हो रही है? इन्हें हर घटना से सबक सीखना चाहिए सरकार को। मैं चाहूंगा परिवार के सदस्यों की, क्योंकि कल भी मैंने मांग की थी कि बहुत कम उम्र के बच्चे थे। जिस नौजवान से मैं मिलके आया वो अस्पताल में एडमिट है, KGMU में। वो बहादुर नौजवान अपनी जान बचाने के लिए ऊपर से कूद गया, जिसका वीडियो हम और आप सबने सोशल मीडिया पे देखा है। सोचिए, जान बचाने के लिए क्या करता वो, उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो कूद गया वहां पर। अभी उसको चलने में बहुत वक्त लगेगा, अभी इलाज उसका सालों साल चलेगा। वो जो नौकरी करता था, अब तो नौकरी भी उसके हाथ से छिन जाएगी, क्योंकि वो संस्था ही नहीं बचेगी वहां पर। तो सरकार कम से कम ऐसे लोगों की मदद करे, और जिनकी जान गई है, अगर परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी दे सकती तो दे, नहीं तो 1 करोड़ रुपए मदद करने के उन परिवारों का काम करे। PDA में ए है, आदिवासी भाइयों की सभी समस्याओं का समाधान समाजवादी सरकार बनने पर होगा। मैं उन सभी आदिवासी भाइयों से कहूंगा जिनको पानी या सुविधाएं या इस तरह का नहीं मिल पा रहा है, इस भारतीय जनता पार्टी को सरकार को हटाएं, समाजवादी सरकार बनाएं। होगी, समस्याएं दूर होंगी। अब शेयर इन थेफ्ट में तो कुछ विशेष होना चाहिए।
भाई हम ये कहें कि आपको और हमें ट्रस्टी बना दो तो क्या बना देंगे? भाई सब देख रहे हैं लोग। भाई सवाल चैनलों की क्रेडिबिलिटी के साथ साथ हमारे देश की आस्था, सनातन धर्म की परंपरा और हमारे प्रभु श्री राम, उनके स्थान पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हो। सीसीटीवी के फुटेज गायब हैं और उससे भी क्या घटिया काम करा रहे हैं बताओ, क्योंकि उसके नाम के पीछे यादव लगाया तो बोले हमारा रिश्तेदार है। अरे सोचो, भगवान ने तुम्हारी ये पोल खुलवा दी कि तुम क्या कर रहे थे भगवान के साथ। और केवल यूपी का अगर हिसाब किताब लगाएं, जो हर बूथ हर गांव से लोग गए थे, बसों से भेजे गए थे, अगर मान लें हम 80 लोकसभा से लोग गए थे और हर लोकसभा से अगर केवल 10 करोड़ का चढ़ावा आया होगा, तो सोचिए 10 गुना 80 कितना हो गया चढ़ावा? 800 करोड़ रुपए। 800 करोड़ के साथ साथ हमारे धर्म की परंपरा, हम गुप्त दान देते हैं। कुछ बातें तो सामने आ गई हैं और अब लोग लाएंगे नहीं सामने, इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि जो भी कहेगा उस पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पहुंच जाएगा। क्या आप बताइए, जो डायमंड की बात कर रहे हैं आप, या आप चांदी की शिला की बात कर रहे हो, या आप और सोने की बात कर रहे हो जो चढ़ाया है आपने, उसके लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और पहुंच जाएगी। तो जांच तो दूर, दान देने वालों की भी जांच हो जाएगी। और गुप्त दान वालों ने अगर बता दिया तो समझ लो क्या होगा उनके साथ। आप सोचिए क्या हुआ है देश और दुनिया के सामने। गरीब, एक झोपड़ी में रहने वाला भी जान गया होगा कि क्या कर दिया इन्होंने। आप खुद सोचिए ना। और अब तो चैनल भी बहस करने लगे हैं, मन मार के बहस कर रहे हैं वो लोग। कितना कंट्रोल भाषा में बोल रहे हैं। इतना शिष्टाचार तो कभी टीवी पे दिखाई नहीं। बीजेपी को बचाने के लिए इतना शिष्टाचार, बताइए, भाषा में इतने सॉफ्ट स्पोकन। ये उनका नेचुरल स्वभाव बाहर आ रहा है, मतलब ये नेचुरल है उनका, लेकिन उन्हें बनाया जाता है बहुत कड़क, सख्त। अभी ऑडिट हमने किया है, ये पीडी ऑडिट। एक किताब देना कोई हमें, दे दो। हाँ देखो, इसमें हमारे आदिवासी भाइयों के पहले पन्ने पे ही नौकरी जीरो है। आप बताइए, आप 69,000 में बताइए आप। शेड्यूल ट्राइब जीरो, इनके बच्चों की नौकरी जीरो, बताओ आप। पहले ही पन्ने की ऑडिट। ये ऑडिट मानते कहां है? इसलिए एसआईटी बनी थी, शेयर इन थेफ्ट। आने लगे सवाल व्हाट्सएप पे। अगर अब चंदा की बात कोई देश में करेगा कि हमने दिया है गुप्तदान, उस पे एसआईटी नहीं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जाएगा। कोई नहीं बताएगा। तो उनको बधाई देते हैं। हमें उम्मीद है चैनल के लोग आर्काइव में से निकालेंगे, जिन्होंने गिफ्ट दी, तस्वीर डाली सोशल मीडिया के, उसके माध्यम से रिसर्च कर करके बताएंगे। इसीलिए तो मैंने कहा ये सरकार संविधान पे चलने वाली है। जो लोग वोट से हार गए, आप देखिए किसने कहा था कि 400 पार कर देंगे। जब जनता ने उनके संविधान की साजिश, जो संविधान के खिलाफ साजिश थी, उसका पर्दाफाश कर दिया अपने वोट के अधिकार से, तो वही लोग संविधान बदलने के लिए सांसदों को खरीद रहे हैं, सांसदों को डरा रहे हैं। आप बताओ ये सांसदों को क्यों इकट्ठा किया जा रहा है? इसलिए तो इकट्ठा किया जा रहा है जिससे संविधान बदल दें। पूरी बात बोलिए भाई।
हाथ तो बहुतों के होंगे इसमें, हाथ तो बहुतों के होंगे इसमें। उनका भी हाथ तो नहीं है जो सबसे ज्यादा ट्रिप करते हैं अयोध्या में। भाई हाथ किसका हो सकता है, हमें क्या जाने, सरकार का हाथ होगा। और फिर ये बताओ ना कि मुख्यमंत्री जी तो सबसे ज्यादा ट्रिप करते हैं अयोध्या में, तो अयोध्या में किस लिए जाते थे? अयोध्या में किसी ने बताया नहीं उनको? सोचो, उन्हें किसी ने तो बताया होगा कुछ। और वो जो दूसरी कहावत है, राम नाम की लूट है, आगे की लाइन तुम कह दो। जो लोग प्रधानी का चुनाव नहीं करा पा रहे, जो लोग प्रधानी का चुनाव नहीं करा पा रहे, वो नवंबर का चुनाव कराएंगे। नवंबर में आप लोग भी पत्रकार भाइयों उन्हीं का बन के मत काम किया करो। हमारे पत्रकार भाइयों से निवेदन है कि आप लोग नवंबर की बहस मत छेड़िए। और मैंने जो तर्क दिया था, जो सुझाव दिया था, 2 तरह का सुझाव दिया था मैंने, अपने साथियों को भी बोला मैंने कि अभी किसानों को खाद और डीएपी नहीं उपलब्ध करा पा रही है सरकार, आलू की कीमत नहीं दे पा रही है, मक्के की कीमत नहीं दे पा रही है। कन्नौज में तो अगर आप सड़क पे मक्का सुखाना चाहोगे, अभी तक तो सोच लीजिए, और बातें करती थी सरकार। हमारा किसान, हमारा गरीब गांव वाले सड़कों पर, और सड़क जहां रास्ता मिल जाता था वहीं अपनी फसलों का काम कर लेते थे, मक्का सुखा लेते थे। सरकार नियम बना रही है कि मक्का नहीं सुखा सकते सड़क पे, तो भाई किसानों के लिए ड्रायर ले आओ कहीं। भाई मक्का कहां सूखे, उसके लिए सरकार इंतजाम तो करे। लेकिन सड़क पे तो आज से नहीं, जाने कब से सुखा रहे हैं लोग। और फिर आलू की कीमत क्या दे रहे हो आप? और जो बात चुनाव की है नवंबर की, आप न खाद दे पा रहे हो, न डीएपी उपलब्ध करा पा रहे हो। तो ये सर्वे करा रहे हैं अपनी तमाम एजेंसियों से कि जनता का मूड क्या है। अगर इन्हें लगा कि हाँ 50 सीट जीत सकते हैं या 20 सीटें जीत सकते हैं, उस हिसाब से फैसला लेंगे। क्योंकि आने वाली फसल के लिए इनके पास कोई डीएपी और खाद की तैयारी नहीं है।